आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री 12th का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम चलते हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की तरफ। तो हम इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मैटर, कि मैटर की कितनी स्टेट होती है। हम जानते हैं, वी नो दैट matter exists in 5 states. We know that matter exists in five states. मैटर 5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब वो कौन कौन सी स्टेट होती हैं? तो जो फर्स्ट स्टेट होती है उसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट इंपॉर्टेंट स्टेट नहीं है, क्योंकि कोई भी दो सॉलिड एक रूल को फॉलो नहीं करते। तीसरी स्टेट का नाम, सेकंड स्टेट का नाम है लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड जो स्टेट है हमारी, वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और हम इसको फिजिक्स में डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एक्सेट्रा। थर्ड स्टेट का नाम है गैस। गैस सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट है। क्यों? सारी गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को मोर और लेस लो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर फॉलो करती है। और फोर्थ स्टेट का नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट 4000 डिग्री के ऊपर एग्जिस्ट करती है, इसलिए नॉर्मली अर्थ पर हम इसकी स्टडी नहीं करते हैं। और जो फिफ्थ स्टेट है उसका नाम है BES, बोस आइंस्टीन स्टेट। बोस आइंस्टीन स्टेट -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर एग्जिस्ट करती है। तो हमारे पास टोटल 5 स्टेट हो गई, जिसमें से फर्स्ट 3 स्टेट इंपॉर्टेंट है, हम उसको नॉर्मल अपने सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, और 4 और 5 स्टेट हम नहीं पढ़ते। इसमें से हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में कितने सॉलिड हैं, कितने लिक्विड हैं और कितने गैस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लिक्विड। लिक्विड हमारी पीरियोडिक टेबल में 5 होते हैं। फर्स्ट ग्रुप में सीजियम और फ्रेंशियम, 12th ग्रुप में मरकरी, 13th ग्रुप में गैलियम और 17th फैमिली में ब्रोमीन लिक्विड एलिमेंट है। ब्रोमीन एकमात्र अकेला नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है। गैलियम मेटलॉइड में आता है और 3 मेटल है, जिसमें से लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मरकरी का है। अब चलते हैं गैस की तरफ। हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 11 गैसेस हैं, जिसमें से 6 गैसेस इनर्ट गैस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। 17th फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, 16th फैमिली में ऑक्सीजन, 15th फैमिली में नाइट्रोजन और फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन। इस तरह टोटल 11 गैसेस है और 5 लिक्विड है, एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड। बाकी सारे सॉलिड है। तो हम सबसे पहले सॉलिड को पढ़ेंगे, और सॉलिड में क्या पढ़ेंगे? सॉलिड का क्लासिफिकेशन। तो हम चलते हैं सॉलिड के क्लासिफिकेशन की तरफ। सॉलिड्स आर 2 टाइप्स। सॉलिड 2 टाइप्स के होते हैं, और उसमें से जो फर्स्ट टाइप है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड। इनको हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। जबकि दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड और स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड इसलिए कहते हैं, ये हमें दिखते तो सॉलिड जैसे हैं, लेकिन ये सॉलिड एक्चुअल में नहीं होते। तो हम देखते हैं क्रिस्टलाइन में और एमॉर्फस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बेसिस पर इनमें क्या डिफरेंस है। तो आप देख रहे होंगे डायग्राम, आपको दिख रहा होगा क्रिस्टलाइन, ये क्वार्ट्स का डायग्राम है या सिलिका का, क्योंकि क्वार्ट्स सिलिका से ही बनता है। कि क्रिस्टलाइन सिलिका और क्वार्ट्स में सारी रिंग हेक्सागोनल होती है और एटम का अरेंजमेंट बिल्कुल सेम होता है। पूरी डायग्राम को देखेंगे तो आपको दिखेगा एक एटम डेफिनेट प्लेस पर। जबकि ये वाला डायग्राम अमॉर्फस सिलिका और क्वार्ट्स का है। तो आप इसमें देख सकते हैं कुछ रिंग 6 एटम की हैं, कुछ 5 की हैं, कुछ 6 से ज़्यादा की हैं, कुछ ट्राइगोनल है, और एटम का ऑर्डर भी रेगुलर नहीं है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा? दीज हैव डेफिनेट
रेगुलर ज्योमेट्री विथ एक्सटेंडेड थ्रू आउट द क्रिस्टल। इस लाइन का मीन्स है कि पूरे क्रिस्टल में हर जगह एक जैसा ही अरेंजमेंट होगा, जबकि एमॉर्फस में ये अरेंजमेंट सिमिलर नहीं होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड डिफरेंस की तरफ, जो इनके मेल्टिंग पॉइंट पर बेस्ड है। जब हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को मेल्ट करते हैं तो सडनली इनके स्टेट में चेंज आ जाता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और यहां पर इस पॉइंट पर उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, लेकिन इस स्टेट पर उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। यहां पर स्टेट चेंज होगी, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा और सडनली उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बिल्कुल डेफिनेट होते हैं, जबकि एमॉर्फस में कोई भी रेगुलर ऑर्डर नहीं होता और हम उसका एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं बता सकते। हम बता सकते हैं, उसमें रेंज बता सकते हैं कि ये यहां से लेकर इसके बीच में मेल्ट हो जाता है, जबकि एमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा, जबकि क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल शार्प होगा। इस शार्प का मीन्स है कांस्टेंट। जैसे H2O का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पर सडनली आइस वाटर में चेंज हो जाएगी, जबकि एमॉर्फस में नहीं होगा। एग्जाम्पल, अगर हम एक प्लास्टिक के कंटेनर को गैस के बगल में रख दें तो प्लास्टिक बहुत पहले ही सॉफ्ट हो जाता है और कब मेल्ट होगा ये हमको पता नहीं चलेगा। अब हम चलते हैं सिमेट्री की तरफ। थर्ड पॉइंट, सिमेट्री का मीन्स है कि क्या हम उसको एक इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में सिमेट्री मिलती है और सिमेट्री कई टाइप्स की होती है। अगर हम उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एमॉर्फस को हम किसी भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। फोर्थ है हमारा हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन का मीन्स होता है हीट जो उसको मेल्ट करने के काम आए। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है तो इनकी हीट ऑफ फ्यूजन हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जबकि इनकी हीट ऑफ फ्यूजन में फ्यूजन कांस्टेंट नहीं होगी, वो वेरी करेगी। एक रेंज आएगी कि 40 कैलोरी से 50 कैलोरी के बीच में मेल्ट हो जाता है, जबकि वाटर की हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स है 40.6। अब आते हैं हम इंटरफेशियल एंगल की तरफ। इंटरफेशियल एंगल्स क्या होते हैं कि जब क्रिस्टल बनता है तो उसके 2 एजेस या 2 प्लेन के बीच में डेफिनेट एंगल होता है। आप अपने कमरे में, अपने रूम में ऊपर कॉर्नर को देखो, उस कॉर्नर पे 3 एज आकर मिल रहे हैं, किसी भी कॉर्नर को देख सकते हैं। अब आप बता सकते हैं वहां पर कितना एंगल है, तो तीनों ही एजेस में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। तो इसको हम इंटरफेशियल, या आप कोई भी 2 दीवारों को देख सकते हैं आंख उठाकर। अगर आप छत को और दीवार को देखेंगे तो उसमें भी 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि हम क्यूब में बैठे हुए। लेकिन एमॉर्फस सब्सटेंस में कोई भी डेफिनेट एंगल नहीं होगा। अब आए वॉल्यूम चेंज की तरफ। वॉल्यूम चेंज हमने ग्राफ में भी देखा था कि सडनली ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता। पहले वो सॉफ्ट होते हैं और कब मेल्ट होते हैं हमको पता ही नहीं चलता। अब आया हमारा लास्ट पॉइंट जो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी का मीन्स होता है क्रिस्टल जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्स वाई जेड एक्सिस पर सिमिलर हो, लेकिन एनाइसोट्रॉपी का मीन्स है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्स वाई जेड एक्सिस पर डिफरेंट हो। तो सारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि एमॉर्फस क्रिस्टल हमेशा आइसोट्रॉपिक होता है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होंगी, ठीक है ना, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टेंस एटसेट्रा। आइसोट्रॉपिक का मीन्स क्या होता है या एग्जाम्पल क्या होता है, हमने घर में ग्लास देखे होंगे। उस ग्लास में से अगर हम बाहर से और अंदर से देखते हैं तो दोनों तरफ से एक जैसा नजर आता है, लेकिन अपने मकान में कुछ ग्लास ऐसे होते हैं जिसमें से बाहर वाला नहीं देख सकता, लेकिन जो रूम के अंदर खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है,
वो बाहर वाले को देख सकता है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक एक्सिस पर तो ट्रांसपेरेंट हो गई और दूसरे एक्सिस पर ओपेक। तो अब ये एनाइसोट्रॉपिक क्यों है? तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इस वाले स्केल पर देखते हैं, डी से सी की तरफ जाते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट एटम्स हैं। तो इस वाले स्केल पे एक्सिस प्रॉपर्टीज अलग होगी। लेकिन अगर हम बी से ए की तरफ जाते हैं या ए से बी की तरफ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं केवल ब्लू एटम है। लेकिन अगर हम इस वाली एक्सिस पे जाएं, तो आप देख सकते हैं सिर्फ रेड स्फीयर ही है। इसलिए तीनों एक्सिस पर इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट दिखेगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे एनाइसोट्रॉपिक। अब क्वेश्चन कैसे आता है? वो कहता है ए क्रिस्टल हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट बट देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर सिमिलर एट एक्स वाई जेड एक्सिस, दिस क्रिस्टल इज, सो दिस क्रिस्टल इज आइसोट्रॉपिक। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। NaCl है, ZnS है, डायमंड है, क्वार्ट्स भी हो सकता है और बहुत सारे एग्जाम्पल। लेकिन एमॉर्फस का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ग्लास। ग्लास क्रिस्टलाइन भी होता है और एमॉर्फस भी होता है, पर मोस्टली ग्लासेस एमॉर्फस होते हैं। अब ग्लास को एक सुपर कूल्ड लिक्विड मानते हैं। तो कोई पूछेगा इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों मानते हैं? ग्लास इज कंसिडर एज सुपर कूल्ड लिक्विड ड्यू टू फ्लोइंग टेंडेंसी, क्योंकि इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती। फ्लो करने की टेंडेंसी की वजह से ग्लास ऊपर से फ्लो करके नीचे आ जाता है। और इसका क्वेश्चन फिजिक्स के थर्मल एक्सपेंशन वाले चैप्टर में आता है कि पुरानी बिल्डिंग के ग्लास ऊपर से पतले और नीचे से मोटे क्यों होते हैं? क्योंकि ग्लास ऊपर से फ्लो करके नीचे आ जाता। हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास एक अमॉर्फस सब्सटेंस है और हम चाहते हैं कि इस अमॉर्फस सब्सटेंस को क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दें। तो जब हम अमॉर्फस सब्सटेंस को हीट करेंगे और कूल स्लोली धीमे धीमे ठंडा करेंगे, तो वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को हीट करके सडनली कूल कर दिया, तो वो अमॉर्फस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके ऊपर दो बेस क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन ये है, हाउ टू कन्वर्ट अमॉर्फस सिलिका इनटू क्रिस्टलाइन सिलिका। अमॉर्फस सिलिका को क्रिस्टलाइन सिलिका में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो हम उसका आंसर क्या देंगे? अमॉर्फस सिलिका हीट एंड कूल स्लोली। ये एनसीईआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब सीबीएसई एग्जाम में, कि व्हाई ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग बिकम मिल्की। तो इसका आंसर क्या होगा? ड्यू टू स्लो हीटिंग एंड कूलिंग। ड्यू टू स्लो heating and cooling of building of glass, it become crystalline in nature। जब हम बिल्डिंग के ग्लास को धीमे धीमे हीट और कूल करते हैं, तो एमॉर्फस ग्लास क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाता है और क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट होते ही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो हमें वो किसी एक्सिस से मिल्की देखने लगता है। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा है।